पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 और उसको आंसर देते हुए किया गया 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ और उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान ने कैसे कोलैबोरेट किया वर्ल्ड के साथ, इंडिया ने किस तरह से आंसर किया और उसके बाद फाइनली इंडिया के हाथ लगा क्या। तो जैसा हम सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा सक्सेस था। वो बात अलग है कि इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते नहीं हैं। ये बात भी बिल्कुल पक्की है कि पाकिस्तान को बहुत मुंह की खानी पड़ी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। ये बात भी बिल्कुल सच्ची है कि पहलगाम में जो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट ने हिंदू से उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी को पूछ के हिंदू होने की वजह से जिस तरह से मारा, वो बहुत ही निंदनीय कार्य था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसमें अपना हाथ मना किया, मानने से पीछे हट गया। पर इसका आउटकम हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को धोया, उसकी कहानी सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद वो 4 दिन का जो वॉर चला या सो सेड लड़ाई चली, वो सिर्फ एक लौता वॉर नहीं था। बैकग्राउंड में और उसके कई दिन बाद तक एक दूसरा वॉर चलता रहा इंडिया पाकिस्तान के साथ, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जिस तरह की फेक न्यूज चली, जिस तरह की खबरें चली और उसमें किस तरह से पाकिस्तान का हिस्सा था और इंडिया ने कैसे उसको काउंटर किया, ये है पूरी कहानी इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए, इनसाइट्स के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो पाकिस्तान अपनी फितरत अनुसार इस बार भी पीछे हट गया, मना कर गया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने ये टेरर अटैक इंडिया पे नहीं कराया है, हम निर्दोष हैं। एक ट्रेंड को अगर एनालाइज करें तो पाकिस्तान का ये हमेशा से ही एक तरह का स्टैंड है कि पहले वो आता है, हमारे अंदर घुसता है, हमको परेशान करता है, अटैक करता है और फिर बाहर बोलता है हमने तो कुछ नहीं किया है। यही सेम चीज हुई थी कारगिल के दौरान, जब वो जबरदस्ती अंदर घुसा था और हमने अपनी इंटेलिजेंस की वजह से उसको कारगिल वॉर में बदला था। यही सेम चीज हुई थी 26/11 मुंबई अटैक्स में भी, जब उन्होंने हिंदू बन के अंदर घुस के 26/11 किया और हमारे ही अंदर की कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने ये बिल्कुल साबित करने के लिए रेडी थे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, इसमें तो हिंदू टेररिज्म है। पर वो तो अच्छा हुआ कि कसाब पकड़ा गया और उससे हमें आज पता है कि 26/11 में पूरा हाथ पाकिस्तान का था। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे दुश्मन अंदर भी हैं उतने ही जितने बाहर हैं, पर वो एक अलग डिस्कशन है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो जिस तरह से 26/11 को मना किया पाकिस्तान ने कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन उस टाइम की गवर्नमेंट ऐसी थी कि वो कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से पता नहीं क्यों घबराती थी। लेकिन 2014 के बाद से चीजें बदली। 2016 में जो उरी अटैक किया गया, उसके एवज में जो हमारी गवर्नमेंट ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, उसकी वजह से हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट और अब का हिंदुस्तान चुप नहीं रहता है और पलट के 2 गुना मारता है। यही हमने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी, जो एक आंसर था पुलवामा अटैक का, और वही सेम चीज हुई पहलगाम अटैक के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आज का हिंदुस्तान चुप नहीं रहता है और दुगना मारता है, अनलाइक 2014 के पहले की गवर्नमेंट जो पता नहीं क्यों किस तरह का एक्शन लेने से इतना घबराती थी। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टोटल 9 साइट्स को टारगेट किया गया था, जो टेररिस्ट साइट्स थी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही थी, और इसके अलावा कुछ साइट्स ऐसी थी जो पाकिस्तान के पंजाब में भी थी। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इसको टारगेट किया और फाइनली ये 9 साइट्स को ब्लास्ट किया गया। कोई भी मिलिट्री साइट पाकिस्तान की टारगेट नहीं की गई और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओरिजिनली। वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने रोना पिटना शुरू कर दिया कि हम पे अटैक कर दिया, इंडिया ने हम पे अटैक कर दिया, पर अगर एक तरह से देखा जाए तो हमने तो उनकी टेररिस्ट साइट्स को ही खाली टारगेट किया था। तो अगर पाकिस्तान एक पाक मुल्क है तो हमने तो उनका ही काम आसान किया था, उनके अंदर जो टेररिस्ट पनप रहे थे उनको हमने मार दिया, तो काम तो उन्हीं का आसान हुआ था। पर असल में बात यह है कि वो टेररिस्ट उनके खुद के अपने थे।
एक्चुअली वो खुद को टेररिस्ट नहीं मानते हैं, वो सारे ही एक जैसे हैं और वो तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पीसफुल भी हैं, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करते हैं। इसीलिए शायद जब उनके 9 टेररिस्ट साइट्स को हमने अटैक किया तो उनको इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि पूरे मुल्क ने जो है छाती पीटना शुरू कर दिया। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, हमने चुपचाप वो 9 साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसके बाद ये पूरा वॉरफेयर टोटल 4 दिन तक चला, क्योंकि पाकिस्तान ने भी सो कॉल्ड रिटेलिएट किया और हमारे ऊपर भी उन्होंने सो कॉल्ड काफी हमको नुकसान पहुंचाया। वो बात अलग है कि उन्होंने जो हमको नुकसान पहुंचाया और हमने जो उनका नुकसान पहुंचाया गया, उसके जो सबूत इंडिया ने दिए वो वॉरफेयर रिलेटेड सबूत थे, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस थी, इमेजेस रिलेटेड टू वॉरफेयर थी, और जो भी रिलेटेड सबूत होते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन से रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे इंडिया ने सबमिट किए। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत सबमिट किया। उन्होंने इंटरव्यू पे बोला कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया पे आपको सब मिल जाएगा, और इस तरह का इंपॉर्टेंट सबूत पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने वर्ल्ड को प्रेजेंट किया। तो ऐसे सबूत मिलने के बाद ये क्लियर इंडिया को करने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि किसने क्या किया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ क्लियर सक्सेस। अब आते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे, जो उसके साथ और उसके बाद शुरू हुआ। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि जब 2 मुल्क या 2 पार्टीज एक दूसरे से लड़ते हैं और इंफॉर्मेशन लेवल पे लड़ाई होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, उसके इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसके वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश करता है, उसके सोशल मीडिया पे अपने लिए प्रो एस्पेक्ट्स को स्प्रेड करने की कोशिश करता है। ये होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो अगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे बात करी जाए तो ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, और पाकिस्तान तो इसको कई सालों से यूज कर रहा है, इंटरनेट आने के भी बहुत पहले से। एक पाकिस्तानी डिप्लोमैट है अब्दुल बसित, उन्होंने ओपनली कहा था कि उन्होंने इंडियन मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट को यूज किया है प्रो पाकिस्तान नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए कश्मीर में। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बड़ा ही पुरानी चीज है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो चाहे पाकिस्तान की तरफ से ना लड़ रहे हो, पर रीढ़ की हड्डी ना होने की वजह से कोई भी खुल के ये नहीं कह पाया कि पाकिस्तान ने गलत किया है। वो सब ये कहते रहे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इंडिया की पॉलिटिक्स की वजह से ये हुआ है, और आम जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी एक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, आर्ट का कोई लेना देना नहीं है। जबकि पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान मुल्क और एक एक पाकिस्तान के सिटीजन ने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किया, लेकिन हिंदुस्तान में कितने लोगों ने, कितने यूट्यूबर्स ने, कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया? हार्डली किसी ने किया। तो ये तो बात होती है बैकबोन की, जो शायद एक हमारे कंट्री की या शायद एक हमारी नफ्स में कुछ दिक्कत है। तो पहलगाम अटैक के बाद अपनी हरकतों के अनुसार पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हमारा कोई भी हाथ नहीं है पहलगाम अटैक में, इस टेरर अटैक में। लेकिन पाकिस्तानी बेस्ड लश्कर तैयबा का एक एलाय ग्रुप है जिसका नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम अटैक की सारी जिम्मेदारी ली और उन्होंने बोला कि हाँ जी ये हमने कराया है, और ये सबको पता है कि लश्कर तैयबा का वो एलाय है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनना शुरू हुआ, और एकदम से द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये जिम्मेदारी लेना बंद कर दिया और बोल दिया कि नहीं नहीं, हमने ये नहीं किया है। तो पता नहीं उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ था या क्या हुआ था कि एक दिन उन्होंने कहा उठ के कि हाँ हमने किया है, और कुछ दिन बाद उनको एकदम से याद आया अरे ये तो हमने नहीं किया है। खैर इसकी क्या वजह है ये तो हम सबको ही पता है। अब जब फाइनली सीज फायर हुआ 4 दिन की लड़ाई के बाद, तो इंडिया ने एक स्मार्ट स्टेप लिया। वो स्मार्ट स्टेप ये था कि ये दो जो रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडिया ने यूएस डिप्लोमेसी के साथ मिलके एक टेररिस्ट ग्रुप वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर करवा दिया। ये सब इंडिया ने करवाया जरूर, लेकिन बैक एंड में पाकिस्तान एक अपना अलग खेल खेल रहा था थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंफॉर्मेशन। वो इंडियन वेबसाइट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश कर रहा था। वो बात अलग है, वो बहुत ज्यादा नाकामयाब रहे, पर इस तरह का लेवल का काम हो रहा था।
इसके अलावा इंडिया की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया दोनों ने ही अपने अपने लेवल पे बहुत फेक न्यूज फैलाई। गलती दोनों तरफ की ही मीडियाज की। जहां इंडिया ने क्लेम किया कि हमने लाहौर ले लिया, हमने पंजाब ले लिया, वहीं पाकिस्तान की मीडिया ने भी क्लेम किया कि हमने बिहार पोर्ट ले लिया, हमने यूपी पोर्ट ले लिया। खैर बिहार में पोर्ट और यूपी में पोर्ट है कहाँ, ये तो आज तक बिहारियों और यूपी वालों को भी नहीं पता है, बट स्टिल इस लेवल की फेक न्यूज दोनों तरफ की मीडियाज ने जरूर डिस्ट्रीब्यूट की। पर जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात आती है तो वर्ल्ड फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे इंडिया का साथ किसने दिया और पाकिस्तान का साथ किसने दिया, ये हम इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सक्सेस, जो भी उन्होंने हम पे हमला किया, जो भी उन्होंने हमको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया, उसको ग्लोरीफाई करके पूरी दुनिया की मीडिया ने, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया ने और चाइनीज मीडिया ने अपने लोगों को पहुंचाया। वेस्टर्न मीडिया की अगर बात करें तो बड़े ही ट्रस्टेड कुछ नाम हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं। जिसमें एक बड़ा ही फेमस नाम है राउटर्स का, जो एक बहुत ही फेमस मीडिया हाउस है, लंदन में बेस्ड है। तो राउटर्स ने ये बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट्स को गिरा दिया है, बिना किसी क्रॉस क्वेश्चनिंग के, बिना फैक्ट्स को चेक किए। इसी तरह का कुछ स्टैंड लिया बीबीसी ने भी, जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही फेमस है। और इसी तरह CNN ग्लोबल है। टर्की के साथ कई मीडिया हाउसेज हैं, TRT ग्लोबल करके, उन्होंने भी इसी तरह की न्यूज़ेस को जो है बहुत ज्यादा प्रमोट किया और एम्पलीफाई किया। और इसी तरह से हद तो तब हो गई जब अर्जेंटीना बेस्ड एक मीडिया हाउस, जो उनका मेन मीडिया हाउस है अर्जेंटीना ऑनलाइन एविएशन करके, उन्होंने ये बोल दिया कि इंडिया ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान ने उनके कई सारे एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया, उनको खत्म कर दिया। जबकि इंडिया की तरफ से इस तरह का कोई भी कंफर्मेशन कभी गया ही नहीं। इन सब की रिपोर्टिंग के ऊपर कालिक तो तब पुता जब हमारे 26 जनवरी के फंक्शन में हमने उन एयरक्राफ्ट्स को उड़ा के दिखाया, जिनको इन सो कॉल्ड लेजिट एंड फेमस रिपोर्टिंग मीडिया हाउसेस ने बोला था कि ये सब पाकिस्तान ने गिरा दिए। वो बात अलग है, पाकिस्तान अपनी हरकत के अनुसार बोला कि इन्होंने नंबर मिटा के गलत नंबर लगा दिया है, जैसे कि ये सब तो कोई बच्चों का खेल है कि मैंने अपना जूता पॉलिश किया और बगल वाले का जूते के ऊपर अपना जूता रख के उसका गंदा कर दिया। खैर, तो इस तरह का स्टैंड लिया इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया की तरफ और पाकिस्तान। ये तो एक बहुत ही नोन फैक्ट है कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया सबका फ्रेंड है, पर इंडिया का फ्रेंड कोई नहीं। और जब जब इंडिया पे अटैक हुआ है तब तक पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, साथ में चाइना ने भी, खैर चाइना के अपने अलग स्टेक्स हैं, उसका एक अलग स्टैंड है, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। पर टाइम एंड अगेन ये चीज बड़ी साबित हुई है कि हिंदुस्तान एक तरफ है और पूरी दुनिया एक तरफ है, और ये हमेशा होता है जब हिंदुस्तान के ऊपर अटैक होता है। सिर्फ एक दो मुल्क को छोड़ के, जैसे रशिया हो गया या इजराइल हो गया है, कभी भी कोई सामने से हिंदुस्तान का फेवर नहीं करता। इनफैक्ट हिंदुस्तान को नीचे गिराने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। अब अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर हम देखा जाए तो इस तरह से क्यों रिएक्ट किया इंटरनेशनल मीडिया ने, इस तरह से क्यों रिएक्ट किया चाइना ने, क्यों इस तरह की फॉल्स न्यूज को फैलाया गया, फेक न्यूज को फैलाया गया, वो बात अलग है, बाद में इन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से यूएस के खरीदे हुए वेपन्स और चाइना के खरीदे हुए वेपन्स को यूज किया, और इंडिया ने उन वेपन्स को इतना मारा कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। तो सीधे सीधे इंटरनेशनल फ्रंट पे ये एक पिक्चर गई कि यूएस के वेपन्स और चाइना के वेपन्स उस लेवल के नहीं हैं, और इंडिया जो इंटरनली अब एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है वेपन्स का, खुद मेड इन इंडिया वेपन्स बन रहे हैं जो वर्ल्ड फ्रंट पे हम बेच रहे हैं, प्लस हम इजराइल से वेपन्स लेते हैं, हम रशिया से वेपन्स लेते हैं, तो हमारे वेपन्स ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया। ये एक खौफ आ गया वेस्टर्न वर्ल्ड में और चाइना में कि अगर ये बात बाहर आई
कि इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है तो हमारे औजारों को कौन खरीदेगा। अल्टीमेटली पैसा बोलता है और वही चीज हुई, इनका बिजनेस कैसे चलता और इंडिया का बिजनेस वेपन्स के मामले में बढ़ जाता। इजराइल पहले ही एक लीडर है, रशिया पहले ही एक लीडर है, पहले ही यूएस और चाइना इजराइल और रशिया से compete कर रहे हैं वेपन्स के मामले में, और अब इंडिया इस तरह का प्रदर्शन करने के बाद एक और डोमेन में लीडर की तरह उभर सकता है। चाइना तो हमारा दुश्मन है ही, यूएस भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। अगर कुछ दिन पहले की ही बात हम याद करें तो एक यूएस के डिप्लोमैट ने इंडिया में आके ही ये बोला कि हम इंडिया को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। मतलब यूएस पूरी ताकत लगा रहा है हमारे पैर को पीछे खींचने के लिए, कोई दोस्त किसी का नहीं है इंडिया में। अब आते हैं वापस वेपन्स के ऊपर। तो इजराइल को पहले ही जो है लोग किनारे कर चुके हैं। जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, वेस्टर्न मीडिया वैसे ही रशिया के ऊपर अटैक कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इजराइल, रशियन और इंडियन वेपन्स वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस हो गए। लोगों ने, दुनिया ने, अलग कंट्रीज ने, छोटी कंट्रीज ने इनका परफॉर्मेंस देखा और वो इससे बहुत खुश हुए। ये सस्ते भी थे और बेहतर भी परफॉर्म कर रहे थे, और यही चीज चाइना और यूएस नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड फ्रंट पे पता चले, और इसीलिए इंडिया को इतना पीछे खींचा गया, इतना पीछे खींचा गया। खैर वो बात अलग है, ज्यादा दिन तक वो चला नहीं, और ऑपरेशन सिंदूर का सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को ही हुआ। एक तो हमने वर्ल्ड फ्रंट पे एक अपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज प्रेजेंट की, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, और वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इस बार निकली कि अगर हम पे अटैक करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और सिर्फ तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको पूरी तरह बर्बाद करने का पूरा हम में हिम्मत है, दम भी रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आके सीजफायर करवाना पड़ा, क्योंकि वो जिस न्यूक्लियर साइट को डील कर रहा था कई सालों से, नूर खान साइट जो थी, उसको इंडिया ने तबाह करना शुरू कर दिया था। अब वो यूएस के ऊपर आ गया था, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बीच में आया, उन्होंने सीजफायर करवाने का दावा किया। सीजफायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, ये पिक्चर तो आज तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात कहना ठीक होगा कि हमारा जो मोटिव था ऑपरेशन सिंदूर में, वो हमने पूरा किया, पाकिस्तान को हिला दिया। टेरर साइट्स जो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व थे हमारे पहलगाम अटैक में, उनको हमने पकड़ के ढूंढ कर मारा, जलाया, उनको ब्लास्ट कर दिया। पाकिस्तान के दिल में एक डर बैठ गया। इंडिया में बैठे हुए जो सोशल मीडिया के थ्रू, और इंडिया में बैठे हुए जो हमारे अंदर से जो दीमक लोग थे, यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, जो हमें अंदर ही अंदर खा रहे थे, उनका पूरा एक रैकेट था जो बर्स्ट हो गया। और अंदर ही अंदर जिस तरह की कल्चरल लेवल पे जो दिक्कतें चल रही थी, जैसे हमें पता चला कि कई सारी इंडियन मुस्लिम लेडीज हैं जिनकी शादियां एक्चुअली पाकिस्तानी मुस्लिम मेन के साथ हुई हैं, पर अभी भी वो सिटीजनशिप इंडिया की एंजॉय कर रहे हैं। उनके करीब 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे इंडियन गवर्नमेंट पाल रही है, जबकि हैं वो सारे पाकिस्तान के बच्चे। क्यों अभी भी उनकी इतनी लेडीज यहाँ पे हैं, क्यों उनके अभी भी इतने बच्चे यहाँ पे हैं, क्यों हम बीइंग टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो, उनको पाल रहे हैं। और ये ऐसे 1-2 केसेस नहीं थे, ऐसे कई 100, 150, 200, इवन मोर केसेस निकल के आए। कई हजारों ऐसे बच्चे हैं, ऐसी औरतें हैं जो पाकिस्तानी होने के बाद भी यहाँ हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों पे इंजॉय कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेस को खा रहे हैं। ये पूरा एक रैकेट हमें पता चला। हमें यह भी पता चला कि दुश्मन बाहर जितना है उतना ही इंटरनली भी है। हमें यह भी पता चला कि कई हिंदू भी ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को मानने से मना करते हैं। ये डिबेट आज साल 1.5 साल बाद भी होती है तो वो हिंदू मुकर जाते हैं, वो इंडियन नेशनल्स मुकर जाते हैं, चाहे मुस्लिम्स ही क्यों ना। इस तरह की नेशनैलिटी सिर्फ इंडिया जैसी ही कंट्री में देखी जा सकती है, जहां पे आप अपनी आर्मी के सक्सेस को डिनाई कर दें, जहां आप अपनी खुद की गवर्नमेंट को जो है बोले कि आप ऑपरेसर हैं, वो गवर्नमेंट जो आपको कई वॉर्स के टाइम कहां से निकाल के लाई है। एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड का डायलॉग है कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, एंड यस डेफिनेटली दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। अब ये जो इंडिया आइसोलेट कर दिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, जब भी कोई वॉर वगैरह होता है, इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन ये है कि चाहे इंडिया कितना ही पैसा कमा ले, चाहे थर्ड इकोनॉमी बन जाए पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट, चाहे कितने ही मेहनती लोग हों, चाहे हम वर्ल्ड में कितनी ही पॉजिटिविटी फैला दें, चाहे हमारे सीईओज कितने ही जायंट्स को लीड कर लें, लेकिन कल्चरल लेवल पे जब बात आती है तो हम आइसोलेटेड हैं। हमारी कल्चरल आइडेंटिटी दुनिया में एक सेक्युलर कंट्री की तरह बनाई गई, वो बात हुई 1947 में। क्योंकि हमको एक सेक्युलर बनना था, हमारी हिंदुइज्म की आइडेंटिटी को सेक्युलर आइडेंटिटी में बदला गया। इस वजह से वर्ल्ड फ्रंट पे हमारा कल्चरल एलाय कौन नहीं, कोई भी नहीं है। जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, जब हम पाकिस्तान के साथ जूझ रहे थे, तब अगर आपको याद होगा उस समय इंडोनेशिया, हालांकि इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड था, हमेशा इंडिया के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशंस रहते हैं, लेकिन उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड पर अटैक करने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि उनको पाकिस्तान के साथ अपना ब्रदरहुड निभाना था। हम इंडोनेशिया की हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन जब साथ निभाने की बात आई ना, तब ब्रदरहुड उठ के आ गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कल्चरली स्टेबल देश है तो वो क्रिश्चियनिटी के देश हैं या मुस्लिम्स के देश हैं। जब कल्चरल आइडेंटिफिकेशन की बात आती है तो क्रिश्चियंस एक तरफ हो जाते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड एक तरफ हो जाती है। आपका एलाय कौन है? आपका एलाय सिर्फ एक कंट्री हो सकती थी, वो छोटी सी कंट्री है जो हमेशा आपका साथ देती थी, वो है नेपाल। नेपाल इज द ओनली कंट्री जहां पे 90-95% हिंदू है आज भी। लेकिन आप बीइंग इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सिटीजन, आपने क्या होने दिया? बड़ी आराम से आज नेपाल भी आपका साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है। आप उस छोटी सी कंट्री के साथ भी अपना कल्चरल एलाय नहीं बना पाए। आपने अपनी आइडेंटिटी तो बना दी सेक्युलर, पर आप अपना कल्चरल एलाय किसको बना पाए? किसी को भी नहीं बना पाए। यही एक रीजन है कि वर्ल्ड फ्रंट पे आप आज भी अकेले हैं। आप कितनी ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आप कितनी ही एड्स भेज दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, जब वॉर का टाइम आएगा, जब साथ देने का टाइम आएगा, तब आप अकेले रहेंगे, क्योंकि आपने किसी के साथ भी कल्चरल एलाय नहीं बनेगी। ये बात बिल्कुल सच है और बार बार ये बात साबित हो जाती है जब भी आप किसी खराब कंडीशन में आते हैं, वॉर लाइक सिनेरियोस में आते हैं। अगर हम ऑनलाइन भी देखें तो आजकल ये कहा जा रहा है कि इंडियंस को बहुत ज्यादा ऑनलाइन बुली किया जा रहा है, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी को बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के टाइम भी ये चीज बहुत साबित हो गई है कि ब्रदरहुड मैटर्स, कल्चरल एलाय होना मैटर्स। मुस्लिम ब्रदरहुड एग्जिस्ट करती है, क्रिश्चियनिटी बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है, पर आप चाहे सेक्युलर ही हो, पर आपको अपना हिंदू आइडेंटिटी को फॉलो करने में, स्प्रेड करने में और कल्चरल लेवल पे एलाय बनने में शर्म आती है। इसी वजह से जो इंडियंस हैं, स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है, वो ज्यूइश के साथ बहुत रिलेट कर पाती है, क्योंकि ज्यूइश भी एक तरह से वर्ल्ड फ्रंट पे एक माइनॉरिटी है। वो भी उसी तरह से सो कॉल्ड एक स्पेसिफिक रिलीजन के साथ डील कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू आइडेंटिटी डील कर रही है। जिस तरह से हिंदुइज्म धीरे 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 कंसंट्रेट होता जा रहा है, उसी तरह से ज्यूइश भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इजरायलियों के साथ कोई हमारा ब्लड रिलेशन है, सिर्फ एक तरह सा कल्चरल एलाय की तरह से हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो भी वर्ल्ड में देखे जाते हैं, उसी तरह से हम भी देखे जाते हैं। तो वी हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश कल्चरल एलाय वाला एस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। दैट इज वाई हम जब भी अकेले खड़े होते हैं, हमारे आसपास कोई होता नहीं। खैर, अगर वापस ऑपरेशन सिंदूर पे आए तो ऑपरेशन सिंदूर का हमने पूरी तरह से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन किया और उसके हमें बहुत फायदे हुए। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया से वेपन्स लेने शुरू कर दिए। इसके अलावा करीब 10 से 15 ऐसे पोटेंशियल बायर्स हैं जो इन टॉक्स हैं इंडिया के साथ कि वो इंडियन वेपन्स ले रहे हैं।
पहले इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर था वेपन्स पे, आज इंडिया वर्ल्ड फ्रंट पे एक लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया है वेपन्स का, और उसका पूरा पूरा श्रेय ऑपरेशन सिंदूर पे भी जाता है, क्योंकि एक तरह से हमने एक तरह का प्रदर्शन किया, एडवर्टाइजमेंट हो गया आपके वेपन्स का कि आपके वेपन्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के लेवल पे यस डेफिनेटली हमने सक्सेसफुली जो जो चाहा वो पाया, लेकिन ऑपरेशन जो इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट्स पे हो रहा है, जो वर्ल्ड लेवल पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, जो ब्रदरहुड चल रही है, उस लेवल पे शायद हम उस तरह से खुद को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हिंदू कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को जिस तरह से बुली किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे बाकी पड़ोसियों को, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट्स में हमसे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जितनी भी बुलिंग हो रही है वो वेस्टर्न फ्रंट से डेफिनेटली हो रही है, पर वो इन देशों से ज्यादा हो रही है। और इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हमारा जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम कर नहीं रही है। खैर, इस चीज को जितना इग्नोर किया जाए उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे उस तरह का नहीं पड़ता है इकोनॉमिकली, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकली इंडियंस जरूर सफर करते हैं, हिंदू कम्युनिटी जरूर सफर करती है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने हमको ये बताया कि हम चाहे अकेले हों, पर हम इतने सक्षम हैं, समृद्ध हैं मेड इन इंडिया की वजह से, कि हम किसी को भी खात्मा कर सकते हैं। अगर आप हम पे अटैक करोगे तो आपका खत्म होना निश्चित है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें बताया कि चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम जवाब देना ठीक ना समझें, पर एक्चुअल वर्ल्ड फ्रंट पे, फिजिकल एस्पेक्ट्स में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में अगर हम अपने पे आ गए तो आपका खत्म होना निश्चित है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए, सिनेरियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।